ओके, देखो एवरीवन, तो अभी जो हम लोगों ने सीखा एम्पियर लॉ के बारे में, वो हम लोग कहाँ लगाने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने अभी ये सीखा कि अगर हम सरफेस इस तरह का ले तो भी आंसर सेम आ रहा था। मैग्नेटिक फील्ड का आंसर इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या आ रहा था? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आ रहा था। ठीक है, आर इज द रेडियस। और अगर हम सरफेस इस तरह का लें, ऐसा लेकर ऐसा ले लें, तो भी आंसर वही आ रहा था। ठीक है, तो भी इस केस में तो लूप यही फॉर्म हो रहा था, तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड है आंसर तो वही आ रहा था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। तो अब हम लोग ये दोनों सिचुएशन जो है विल टेस्ट ऑन अ कैपेसिटर। वी आर गोइंग टू टेस्ट ऑन अ कैपेसिटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अभी कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, राइट? एक एंड प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के एक प्लेट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जहाँ मुझे फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इस तरह से एक ये लूप बनाऊंगा। ठीक है, एम्पीरियन लूप। व्हाट इज दिस? दिस इज लूप एम। एक नाम दे रहा हूँ मैं इसको, लूप एम, या मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज एम्पीरियन लूप। दिस इज एम्पीरियन लूप। ओके, मैंने इस इसको नाम दे दिया है दिस एम्पीरियन लूप। तो मैं जब यहाँ पे फील्ड निकालूंगा तो मैं यूज करूंगा बी डॉट डी एल। ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला लूप और इसका ये वाला लूप हम कंसीडर कर रहे हैं। आप लिखोगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, तो आपको आंसर मिल जाएगा बी डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। ये क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये आर ले लिया हमने, तो आपको पी पॉइंट पे फील्ड मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना मिल जाएगा आपको? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर मिल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर हम लोगों ने ऐसा किया, अगर हम लोगों ने ये वायर, ये हमने लिया जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये पॉइंट है पी, और अगर हम लोगों ने लूप ऐसा बनाया लेकिन जो एरिया इंटरसेप्टेड है वो एरिया इंटरसेप्टेड हमने ऐसा ले लिया, ऐसा मतलब इस तरह से ले लिया कि वो एरिया जो है वो पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द कैपेसिटर, ऐसा अगर हमने ले लिया तो क्या होगा? तो इस बार जो करंट इंटरसेप्टेड होगा, जो करंट इंटरसेप्टेड होगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका ये जो पार्ट है वो तो आपने कैपेसिटर के अंदर ले लिया। ये पार्ट आपने कहाँ ले लिया? ये पार्ट आपने कैपेसिटर के अंदर ले लिया, और कैपेसिटर में तो करंट नहीं हो पास हो रहा है, यहाँ तो करंट जीरो है। तो आपने अगर ध्यान से सुनना, आपने अगर यहाँ पे ये लूप बनाया और ये लूप बनाकर आपने ये एरिया ऐसा ले लिया, इधर से इंटरसेप्ट होता हुआ ले लिया आपने एरिया, तो फिर करंट इंटरसेप्टेड बाय दिस लूप कितना होगा? तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप ये एरिया दे रहे हो, एरिया S1, so the current intercepted by this area is zero. The current intercepted by this area is zero. By this area is zero. तो जब आप यहाँ पे लगाओगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, आप लिखोगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा पी पॉइंट पे, तो करंट इंटरसेप्टेड या करंट इनक्लोज तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा। तो अब ये तो लफड़ा हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली यहाँ पे तो सही सही अप्लाई हो गया था, यहाँ पे आप चाहे ये एरिया सेलेक्ट करो, ये एस लो, या आप मतलब लूप ये है, या आप ये वाला एरिया ले लो S1, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आ रहा है, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट आया था। यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया था? कंसिस्टेंट रिजल्ट आया। लेकिन यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, दोनों एरिया के लिए सेम आना चाहिए, बट सेम नहीं आ रहा है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स आर इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में कैपेसिटर के लिए एम्पियर सर्किट लॉ इज नॉट परफेक्टली वैलिड। इसका मतलब एम्पियर सर्किट लॉ इज नॉट परफेक्टली वैलिड। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। ये जो आप देख रहे हो आई इनक्लोज्ड, यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, so we have to find out that thing।
ठीक है, तो आप प्लीज यहाँ तक नोट डाउन करो पहले सब लोग, एवरीबॉडी प्लीज नोट. So we can see that as the Ampere's law application does not depend on the shape of the surface S1 and S2, right? It does not depend. We should get the same answer. We should get the answer mu naught I by 2 pi r. But in case of capacitor, we can see that the results are inconsistent. Results है they are ठीक है. कैसे, जब आपने ये सरफेस यूज किया S1 यूज किया तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है mu naught I by 2 pi r. जब आपने S2 यूज किया सरफेस, राइट, तो उस पर आपको मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज 0. तो वो तो सेम आना चाहिए ना. यू आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट. व्हाट वी आर डूइंग, you are finding the magnetic field at the same point. So you are finding the magnetic field at the same point. तो आप किसी भी मेथड से करो आंसर तो सेम आना चाहिए. You are finding magnetic field at the same point. आप कोई भी एरिया लो सेम आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन नहीं आ रहा है. इसका मतलब क्या है? That there is something missing. There is something. It means that we are missing something in this equation. ये जो इक्वेशन है एम्पियर सर्किट लॉ जो है v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, you know, इसमें कुछ तो मिसिंग है. That we have to find out that what is missing. There is something missing in this. So something is missing. So how, what is missing? That we have to find out. Okay, so that we will see now. आप यहाँ तक लिख लीजिए, please note down till this point. Okay, so now we will try to find out ki what was that missing thing, ठीक है, which Maxwell found out, and therefore it is called as Maxwell's equation. So let us try to understand that part. देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ दोनों केस. जो हम लोगों ने यहाँ पे पहला केस लिया, ये जो करंट यहाँ पे जा रहा है और ये जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर इज देयर. मैं को फिर से ये ड्रॉ कर रहा हूँ वापस, just to make you understand what is displacement current, okay? And how to make the equation consistent. तो ये equation को consistent कैसे बनाया गया, ठीक है, we will be discussing that. ओके, तो देखो, तो पहले केस में क्या हुआ? पहले केस में जब आपने ये वाला एरिया कंसीडर किया, ठीक, तो उस केस मतलब आपको ये जो पॉइंट है, आपको बेसिकली इस पॉइंट पे फील्ड निकालना था. इस पॉइंट पे फील्ड निकालना था. इस पॉइंट पे फील्ड कितना आया आपका? म्यू नॉट I by 2 pi r आ रहा है. ठीक है, r क्या है? r ये डिस्टेंस है r, और ये करंट है. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है प्लस, इस तरह से चार्ज आ रहा है माइनस, यहाँ पे चार्ज है क्यू. ओके, और सेकेंड केस में क्या हुआ? सेकेंड केस में जो है आपने देखा कि आपने इस तरह का एक एरिया कंसीडर किया, राइट. तो ये एरिया किसको इंटरसेप्ट कर रहा है? तो हमने कहा ये एरिया करंट को तो नहीं इंटरसेप्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये जो एरिया है S, ये एरिया S is not intercepting the current. अच्छा ठीक है, not intercepting the current. तो ये किसको इंटरसेप्ट कर रहा है? आप ध्यान से देखो, ये किसको इंटरसेप्ट कर रहा है? तो आप देखोगे कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये उसको इंटरसेप्ट कर रहा है. ये क्या कर रहा है? ये जो एरिया हमने कंसीडर किया यहाँ पे, ये एरिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरसेप्ट कर रहा है. इस तरह से ये उस फील्ड को इंटरसेप्ट. तो यहाँ पे जो ये फील्ड है, ये फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? हम कर सकते हैं E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस थ्योरम याद है आपको? ठीक है, तो ये जो दो प्लेट है, यहाँ पे जो चार्ज है ये चार्ज Q है, ये जो चार्ज है ये Q है. ठीक है, और यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है. तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेते हैं. आपको याद होगा कि गॉसियन सरफेस इस तरह का हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, ये गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फील्ड निकालूंगा तो मुझे ये वाला एरिया कंसीडर करना होगा. तो इस पॉइंट पे फील्ड होगा E ds मतलब जो यहाँ इस प्लेट का एरिया है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो एरिया है वो हो जाएगा A. ठीक है, तो ये हो जाएगा EA, और चार्ज एनक्लोज Q हो जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट. ये फील्ड कितना आ जाएगा? ये फील्ड आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A. क्या आ जाएगा यहाँ से? फील्ड आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A.
तो फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, क्योंकि अभी ये जो ये आपने सरफेस कंसीडर किया, ये वाला सरफेस, इस सरफेस के थ्रू क्या पास हो रहा है, इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, राइट। देयर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर इज नो करंट, देयर इज नो कंडक्शन करंट, वहां पे कोई कंडक्शन करंट नहीं है, देयर इज नो कंडक्शन करंट, बट व्हाट, बट देयर इज an electric flux, but there is what, but there is an electric flux। इसका मतलब यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ रिलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया, फील्ड इनटू एरिया होता है, राइट। ई डॉट डी एस होता है ना, ई डॉट डी एस, तो फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स होता है, तो फील्ड कितना आया, फील्ड आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया ए है, ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से फ्लक्स मिल गया, फ्लक्स कितना मिल गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, अगर हम इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, डी फाई बाई डी टी क्या मिलेगा, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा और डी क्यू बाई डी टी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया डी क्यू बाई डी टी, यानी हमें एक नया करंट मिल गया, मतलब यहाँ पे एक नया करंट है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये आ गया डी पाई ई बाई डी टी, जो फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, ऐसा करंट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, पहले जो आई था वो था आई सी, कंडक्शन करंट, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया आई डी का फॉर्मूला, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ गया, वो आ गया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिखाया, हम लोगों ने यहाँ पे ये दिखाया कि किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नहीं हो सकता, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चाहे इस सरफेस से करो या इस सरफेस से करो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस पॉइंट पे, वो तो दोनों केस में सेम आना चाहिए, दोनों केस में उसका वैल्यू यही आना चाहिए, डू नॉट आई सी बाई 2 पाई, बट यहाँ पे जीरो आ रहा था। तो हमें ये देखना है कि जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो नहीं आना चाहिए तो हम सोचेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो हमने दिखाया कि भाई यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हो ना हो, ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस कंडक्शन करंट से जुड़ा हुआ होगा, वो उस कंडक्शन करंट से जुड़ा हुआ होगा, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो हम लोग वो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे जुड़ा है। तो हमने बताया यहाँ पे कि ठीक है, देयर इज नो कंडक्शन करंट बट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए पहले हमें फील्ड निकालना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड, तो फील्ड के लिए हमने ये यूज किया गॉस थ्योरम, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये फील्ड निकाला। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, तो देखा E इनटू एरिया, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, dQ बाई dt जो है वो करंट है, उसको हम ID कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आपको मालूम पड़ा यहाँ पे, अच्छा कि यहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं है बट यहाँ पे एक करंट है, ठीक है, जो कि एक्चुअल करंट नहीं है, बट जो कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो यहाँ पे आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज जो है वो चार्ज जैसे जैसे चेंज होता है, जब dQ बाई dt यहाँ पे चार्ज चेंज होता है तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यही चीज हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, यही चीज हमने कब डिस्कस किया था, फर्स्ट स्लाइड में। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो प्लीज आप यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे का एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ। मिला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एन इक्विवेलेंट करंट, दिस इज एन इक्विवेलेंट करंट, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट है ये कंडक्शन, जो अपना कंडक्शन करंट है उसका इक्विवेलेंट करंट आ गया, ठीक है। So this is the equivalent current intercepting the, आप लिख लीजिए, this is the equivalent current intercepting the area S, ठीक है, intercepting the area S।
which is due to the change in electric flux. Due to the change in electric flux, मतलब it is associated with the change in electric flux. तो मैं फिर समझाता हूँ आपको. तो अब जो अपना इक्वेशन है B डॉट DL वाला, एम्पियर्स लॉ जो है, एम्पियर्स वेक्टर लॉ, अब उसमें थोड़ा चेंज करने का टाइम आ गया है. तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है, इसको अब हमें हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट बनाना है. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज यानी आई कंडक्शन करंट प्लस आई डी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, मतलब ये हो जाएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई कंडक्शन मतलब कंडक्शन करंट और आई डिस्प्लेसमेंट मतलब एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी. ठीक है, ठीक है. तो आपका जो ये वाला सिचुएशन था, ये वाला सिचुएशन जब आप ये वाला पॉइंट पे निकालना चाहते थे और आपने ये वाला लूप लिया था, ये वाला एरिया कंसीडर किया था एस वाला, तो इस केस में आपको सिर्फ क्या लेना है, कंडक्शन करंट, यानी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नहीं. लेकिन अगर आपने ये वाला कंसीडर किया, ठीक है, मतलब पॉइंट तो यही है, अभी भी पॉइंट यही है, इसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है. बट आपने अगर ऐसा लूप कंसीडर कर लिया, इस तरह का अगर आपने लूप कंसीडर कर लिया, ये वाला एरिया कंसीडर कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कंडक्शन करंट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे कंडक्शन करंट जीरो है कैपेसिटर के अंदर. इनसाइड द कैपेसिटर देयर इज नो कंडक्शन करंट. So how to make it consistent? That means there is some different current. That is called a displacement current. ठीक है? That is called a displacement current. तो आप यहाँ पे यूज करोगे म्यू नॉट इंटू आई डी यूज करोगे. क्या यूज करोगे? म्यू नॉट इंटू आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी ये वाला एप्सिलॉन नॉट पाई डी फाई बाई डी टी. ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते थे. इसका पहले जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना, तो पहले के जमाने में इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है. इसके लिए इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, समझ में आप लोगों को ये पॉइंट? हाँ सर. यस सर. यस. तो अब आप अगर चेक करोगे तो दोनों से फील्ड का वैल्यू सेम आएगा. इससे चेक करोगे तो भी फील्ड का वैल्यू जो आएगा वो, और इससे जो आएगा फील्ड का वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आएगा. तो इस तरह से मैक्सवेल ने इसको चेंज करके इसको अपना नाम दे दिया, मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ. ठीक है, उसने इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा कि अब ये हर सिचुएशन में वैलिड है, अब ये हर केस में आपको सही आंसर देगा. ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए. हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है, so what is the conclusion? Let us write down the conclusion. So the conclusion is that displacement current through a surface, displacement current through a surface exists whenever there is a time varying electric flux. जब भी एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इंटरसेप्टेड थ्रू द सरफेस, intercepted through the surface, and this current magnitude is given by, तो इसको याद रखिए आप लोग, this current magnitude is given by ID is equal to epsilon naught d pi e by dt. ID is equal to epsilon naught d pi e by dt. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, so this will always exist whenever you have a time varying electric. ठीक है, तो जैसे कैपेसिटर में आपने देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू, चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ टाइम.
If that is a function of time, then the flux is a function of time. And whenever there is a time varying flux, whenever there is a time varying flux, there will be a conduction current. There will be a displacement current. Okay, so this was taken care. This was taken care by Maxwell, and therefore he got the correct value of magnetic field. Therefore, he got the correct value of magnetic field in both the situations. Right? In both the situations, he got the correct value. Right? Okay, so we'll meet in the next lecture. Okay, bye everyone.